हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में हिस्ट्री के ओवरव्यू की क्लास नंबर 1 दी थी, तो आज हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी कि मैं आज आपको हिस्ट्री के ओवरव्यू की क्लास नंबर 2 बताऊंगा। ये क्लास आप लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है कि एक बार के लिए पूरी हिस्ट्री जो है वो आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगी। एक बार आपको तीनों हिस्ट्री, यानी कि जो प्राचीन होता है और मध्यकालीन होता है और आधुनिक होता है, अगर आप किसी तरह इन तीनों इतिहासों को जोड़ पाए तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इससे आप चीज़ों को बहुत इजीली याद रख पाओगे। तो वही चीज़ मैं आपको इस सेशन में या इस लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन वो सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आपने कहीं भी इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड किया, यानी कि काट दिया 10 सेकेंड के लिए, 20 सेकेंड के लिए, तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो सिंपल यही है कि आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं बोलता हूँ, करता कोई नहीं है लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है, कि जो स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर देना, ठीक है। और जो पुराने स्टूडेंट हैं और जो नए स्टूडेंट हैं, अगर उन्हें कोई समस्या आती है या कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। तो इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स की। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इतिहास क्या होता है। मैंने आपको इतिहास के बारे में बताया था, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा। दरअसल इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जो कि निश्चित तौर पर क्या हुई है, घटित हुई है। और उसका एक पूरा लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, जो कि ओवरव्यू की क्लास 1 है, आप उसको जाकर देख भी सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया इतिहास क्या है? तो इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जो कि निश्चित तौर पर क्या हुई है, घटित हुई है। दूसरी चीज, जो इतिहास है यानी कि इंडियन हिस्ट्री जो है, अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री की, तो जो इंडियन हिस्ट्री है उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम तीनों पार्ट्स को देख लेते हैं। तीनों पार्ट्स हैं कौन कौन से? तो सबसे पहला पार्ट जो है जिसमें डिवाइड किया गया है वो है प्राचीन भारत। प्राचीन इतिहास। सबसे पहला जो पार्ट है वो है प्राचीन इतिहास, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद बात करें हम सेकंड पार्ट की, तो जो सेकंड पोर्शन आता है वो है मध्यकालीन इतिहास, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री। उसके बाद हम आगे की बात करें तो तीसरा पोर्शन जो है वो आता है आधुनिक इतिहास का। आधुनिक इतिहास का, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। तीन तरह की हिस्ट्री है जो हमें पढ़नी है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब चूंकि इन तीनों इतिहासों में सबसे बड़ा इतिहास जो माना जाता है वो प्राचीन इतिहास का माना जाता है, तो इसलिए हम प्राचीन इतिहास को सबसे पहले पढ़ते हैं। अब चूंकि ये क्या है, सबसे बड़ा काल माना जाता है, तो प्राचीन इतिहास को ही हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, या फिर जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। उसके बाद बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट जो है वो आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं।
उसके बाद हमारा अंतिम आता है, लास्ट आता है, जिसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि तीनों चीजें होती क्या है। सबसे पहले बात करें हम प्राग ऐतिहासिक काल के, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड की, तो प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें हमें अवशेष तो मिले हैं, इनके फॉसिल्स तो मिले हैं, लेकिन कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है, यानी कि कोई भी रिटन सोर्स नहीं मिला है। तो ऐसे ही काल को हम क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, बात करें आदि ऐतिहासिक काल की, तो आदि ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें हमें अवशेष तो मिले हैं, इनके फोसिल्स तो मिले हैं, साथ में लिखित जानकारी भी मिली है, इनके रिटन सोर्स भी मिले हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। तो ऐसे काल को ही हम क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद बात करें हम ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें अवशेष भी मिले हैं और लिखित जानकारी भी मिली है, इनके फॉसिल्स भी मिले हैं और रिटन सोर्सेज भी मिले हैं, और इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा भी जा सका है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो फॉसिल्स या लिखित जानकारी मिली है, इनको बहुत अच्छे से क्या किया गया है, पढ़ा जा चुका है। तो ऐसे ही काल को हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब चूंकि इन तीनों कालों में सबसे बड़ा काल जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल का माना जाता है, इसलिए हम प्राग ऐतिहासिक काल को फिर से डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में। तो प्राग ऐतिहासिक काल बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है पाषाण युग, पाषाण युग, दूसरा आता है ताम्र युग। पाषाण युग को हम कहते हैं स्टोन एज, स्टोन एज, और ताम्र युग होता है कॉपर एज। ठीक है, पाषाण युग वो युग है जिसमें आदि मानव जो है वो पत्थरों से बने हथियार या औजारों का इस्तेमाल किया करता था। उसी काल को हम क्या कहते हैं, पाषाण युग कहते हैं। बात करें ताम्र युग की, तो ताम्र युग वो युग है जिसमें मानव जो है वो पत्थरों के औजारों हथियारों के साथ साथ कॉपर का भी इस्तेमाल करता था, यानी कि कॉपर से बने कुल्हाड़ी या हथियारों का इस्तेमाल किया करता था। ठीक है, अन्य यूज में भी ये लेते थे इसको। उसके बाद इन दोनों में हम बात करें कि इन दोनों एजेस में सबसे बड़ी जो एज है वो पाषाण युग की मानी जाती है और पाषाण युग की है, इसलिए हम पाषाण युग को फिर से डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में, यानी कि स्टोन एज इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। सबसे पहला जो आता है वो है पुरा पाषाण काल, जिसे हम पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। उसके बाद करें हम दूसरा सेकंड जो है वो होता है मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से पाषाण काल, यानी कि मेसोलिथिक पीरियड। उसके बाद बात करें थर्ड वन की, यानी कि तीसरे की, तो तीसरा होता है नव पाषाण काल, या हम कह सकते हैं न्यूलिथिक पीरियड। सबसे पहले इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि तीनों होते क्या हैं। सबसे पहले बात करें हम पुरा पाषाण काल की, तो पुरा पाषाण काल वो काल है जिसमें मानव नहीं बल्कि आदि मानव हुआ करते थे। अब चूंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि मानव नहीं आदि मानव हुआ करते थे, तो इससे साफ पता चलता है कि वो सभ्य बिल्कुल नहीं थे। तो हम कह सकते हैं कि पुरा पाषाण काल में मानव नहीं बल्कि आदि मानव हुआ करते थे, जो कि बिल्कुल सभ्य नहीं थे। तो इससे साबित ये होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पुरा पाषाण काल के जो आदि मानव थे वो शिकारी होते थे, यानी कि उस समय का जो मानव था वो हंटर था, शिकारी था। ठीक है, दूसरी चीज जानने को क्या मिलती है कि पुरा पाषाण काल में ही, मैं ये चीजें लिख देता हूं, जो पुरा पाषाण काल है इसमें जो मानव है या आदि मानव जो है वो शिकारी हुआ करता था। वो क्या होता था, शिकारी हुआ करता था, मानव शिकारी था। और यही नहीं बल्कि इसी काल में सबसे पहले आग की भी खोज की गई थी, यानी कि पत्थरों को रगड़कर
आग भी पैदा की जा सकती थी। लेकिन जानने वाली बात यह है कि पुरापाषाण काल में मानव शिकारी तो था ही, साथ में उसे आग का भी क्या था, साथ में आग का भी आविष्कार हो चुका था। लेकिन इस समय के जो आदि मानव थे, आग का कैसे इस्तेमाल करना है वो इस ज्ञान से अनभिज्ञ थे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है कि आग की खोज या आग के ज्ञान से परिचित काल कौन सा है, यानी कि वो काल जिसमें जो मानव थे वो आग के इस्तेमाल के लिए परिचित थे कि उसको यूज कैसे करना है, तो वो थे नवपाषाण काल के। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आग की खोज कब की गई या किस काल में की गई थी, तो वो है पुरापाषाण काल। लेकिन इस समय के आदि मानव आग के इस्तेमाल से पूरी तरीके से क्या थे, अनभिज्ञ थे। ठीक है, साथ में पुरापाषाण काल के लोग ही क्या करते थे, हाथ की कुल्हाड़ी यानी कि हैंड एक्स जिसे कहते हैं हम, उसका इस्तेमाल किया करते थे। तो मैं कह सकता हूं कि वो लोग क्या करते थे, हैंड एक्स का यूज करते थे, यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी का क्या किया करते थे, इस्तेमाल किया करते थे। समझ में आई ये बात। अब चूंकि हाथ की कुल्हाड़ी जो है वो पत्थरों से बनी हुई थी, क्योंकि पाषाण में मैंने आपको बताया था कि इस समय के जो हथियार और औजार थे वो पत्थरों के बना करते थे, तो इसका मतलब ये जो हाथ की कुल्हाड़ी है ये भी किसकी बनी हुई थी, पत्थर की बनी हुई थी। लेकिन पत्थर जो था वो पूर्ण रूप से नुकीला नहीं था। समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था कि इस समय का जो मानव था उसने पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में जो मानव था वो पशुपालन किया करता था। पशुपालन क्या किया करता था, पशुपालन किया करता था। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पालतू जानवर जो था वो था कुत्ता। पशुपालन तो करता ही था, लेकिन सबसे पालतू जानवर पूछा जाए तो सबसे पालतू जानवर सबसे पहले जो बनाया गया था वो था कुत्ता। ठीक है, इनके डॉग। तो मध्य पाषाण काल के जो मानव थे उन्होंने पशुपालन की शुरुआत की थी। बात करें नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल के जो मानव थे उन्होंने पशुपालन के साथ साथ कृषि की भी शुरुआत की थी। तो हम कह सकते हैं कि नव पाषाण काल में पशुपालन तो होता ही था, प्लस खेती भी शुरू हो गई थी, यानी कि एग्रीकल्चर की भी शुरुआत हो गई थी। कौन से युग में, नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में ही आग के यानी कि आग के इस्तेमाल से लोग क्या हो गए थे, परिचित हो गए थे। उनको पता लग गया था कि मैं आग का इस्तेमाल करना कैसे। और आग के इस्तेमाल के साथ साथ ही यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं आग के इस्तेमाल से परिचित। ये क्या थे, परिचित थे। उसके बाद बात करें, अगर आपसे पूछा जाए पहिए, सबसे पहले पहिए का आविष्कार भी कौन से युग काल में हुआ था, नवपाषाण काल में ही हुआ था। तो पहिए का आविष्कार भी किसमें हुआ था, नवपाषाण काल में ही हुआ था। ठीक है, तीनों समझ में आए। तीनों के बाद बात करते हैं हम, इन तीनों में सबसे बड़ा काल जो है वो पुरापाषाण काल का माना जाता है। इसलिए हम फिर से क्या कर देते हैं, पुरापाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला जो है वो आता है निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल जिसे हम लोअर पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। उसके बाद बात करें सेकंड की, तो सेकंड आता है मध्य पुरापाषाण काल जिसे हम मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। उसके बाद करें हम तीसरे वन के यानी कि थर्ड वन की, जो तीसरा है वो था उच्च पुरापाषाण काल जिसे हम अपर पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। तो ये 3 तरह के पीरियड भी सामने आए। लेकिन जानने वाली बात क्या है कि मैंने आपको बताया था कि पुरापाषाण काल में जो मानव हुआ करता था, आदि मानव हुआ करता था, वो पत्थरों से बने औजारों का इस्तेमाल किया करता था। लेकिन पत्थर इतने नुकीले नहीं थे। तो सबसे पहले क्या हुआ, निम्न पुरापाषाण काल में जो पत्थर थे वो कैसे हो गए, थोड़े छोटे, सुंदर और नुकीले बन गए। तो निम्न पुरापाषाण काल की यही पहचान है कि इस समय के जो हथियार औजार हुआ करते थे वो काफी सुंदर, नुकीले और छोटे हुआ करते थे।
उसके बाद बात करें मध्य पूर्व पाषाण काल की, तो मध्य पूर्व पाषाण काल में क्या होता था कि जो हथियार हैं वो और ज़्यादा बनने लगे। यानी कि आपने छेदनी सुनी होगी, जिससे हम किसी चीज़ को छेदते हैं, छेदनी हो गई। खुरचनी आपने सुना होगा नाम, खुरचनी हो गई। तो इस तरह के क्या बनने लगे, औजार बनने लगे। और ये औजार पत्थरों की छाल से बनाए जाते थे, ठीक है। पत्थरों की जो छाल होती थी उसको उतार कर इस तरह के हथियारों का निर्माण किया जाता था। तो ये सब किया जाता था किसमें, मध्य पूर्व पाषाण काल में। बात करें उच्च पूर्व पाषाण काल की, तो उच्च पूर्व पाषाण काल में जो हथियार हुआ करते थे वो काफी अच्छे और सुदृढ़ बन गए थे। साथ ही में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सबसे बुद्धिमान जो आदि मानव थे जिन्हें हम हेमोसेपियंस कहते हैं, तो हेमोसेपियंस अस्तित्व में किस काल में है, तो उच्च पूर्व पाषाण काल में ही सबसे पहले सबसे बुद्धिमान आदि मानव जिसे होमोसेपियंस की श्रेणी में रखा गया था, उसका अस्तित्व सबसे पहले उच्च पूर्व पाषाण काल में ही सामने आया। तो हम कह सकते हैं कि उच्च पूर्व पाषाण काल में जो है वो होमोसेपियंस आदि मानव अस्तित्व में आए। समझ में आया, होमोसेपियंस। तो ये थे तीनों किसके काल, जो पूर्व पाषाण काल है उसके 3 टाइप्स। उसके बाद बात करते हैं, अब अगर मैं इन पर डेट डिफाइन करूं, यानी कि वर्ष डिफाइन करूं कि कौन सा काल कितने वर्ष तक चला और कब इसका प्रारंभ हुआ था, तो इससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। चलिए उस चीज को समझते हैं। ये मैं एक सीधी रेखा खींचता हूं, सीधी रेखा खींची, इसमें मैंने एक मिडिल पॉइंट मान लिया 0 वर्ष। इसको मैंने क्या माना, 0 वर्ष। और ये 0 वर्ष वही वर्ष माना गया है जिसमें बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि जिसमें ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म माना गया। वो कब माना गया, इसी काल को मान लिया गया। अब देखिए जरा, आज क्या चल रहा है, आज चल रहा है 2020, ठीक है। तो अगर आज 2020 चल रहा है तो कभी 2000 भी हुआ होगा, कभी 1000 भी हुआ होगा, कभी 500 भी हुआ होगा और कभी 100 भी हुआ होगा। कहने का मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म से बढ़ता हुआ कर्म जो है, यानी कि बढ़ता हुआ जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। इसी कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, ईसाई कैलेंडर जिसे हम कहते हैं वो कहा जाता है। दूसरी जानने वाली बात क्या है, क्योंकि ये जो कर्म है ये जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म से बढ़ता हुआ कर्म है, यानी कि ये जो कर्म है ये बढ़ता कर्म है। तो इसी बढ़ते क्रम को हम एडी से डिफाइन करते हैं, जिसका नाम होता है एनो डोमिनी, जिसे हम एनो डोमिनी कहते हैं। एनो डोमिनी का ये जो नाम है ये लैटिन में है, लेकिन हम बात करें कि एनो डोमिनी का अंग्रेजी में नाम क्या है, इंग्लिश में नाम क्या है, तो अंग्रेजी में इसको यानी कि ऑटो डोमिनी को CE कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा। आप लोगों ने नाम सुना होगा कॉमन एरा, तो इंग्लिश में इसको कॉमन एरा कहा जाता है। और हिंदी की बात करूं तो हिंदी में इसको ईस्वी कहा जाता है, ईस्वी। आपने सुना होगा कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, ना कि ईसा पूर्व। समझ में आया? तो इस तरह की आपने क्या सुनी होगी, बातें सुनी होगी, तो वो सब इसी सिचुएशन में चलेगा। समझ में आया? उसके बाद बात करते हैं हम पीछे की। अब चूंकि ईसा मसीह का जन्म 0 वर्ष ये माना गया है, तो इससे घटता कर्म यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से जो घटता कर्म है उसे ही हम जूलियन कैलेंडर के हिसाब से रखते हैं। 100 रहा होगा, कभी 500 भी रहा होगा, कभी 1000 भी रहा होगा, कभी 2 यानी कि 2500 भी रहा होगा, 2500 भी रहा होगा। अब चूंकि देखो मैंने कहा है कि इस ईसा मसीह के जन्म से बढ़ता क्रम जो है उसको एडी कहते हैं,
तो मैं इसको 100 AD भी लिख सकता हूँ, 100 AD, 500 AD, 1000 AD, 2000 AD और 2020 AD लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। उसके बाद बात करें हम कि ईसा मसीह के जन्म से जो घटता क्रम है, ये जो घटता क्रम है, इस घटते क्रम को ही हम BC कहते हैं, यानी कि बिफोर क्रिस्ट कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, इसी को ही बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में हम ईसा पूर्व कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो हम कहेंगे कि 563 ईसा पूर्व किसका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में मैं अभी आपको बताऊंगा, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे BC। अब सपोज कीजिए मैंने गौतम बुद्ध की यहाँ पर बात की है, ठीक है। अब गौतम बुद्ध का हम मान लेते हैं कि जो जन्म है, मान लेते क्या हुआ ही है, 563 BC में हुआ। देखो इस BC कहेंगे तो ये BC, 1000 BC, 500 BC, 100 BC, इस तरीके से मान लेते हैं। तो मान लेते हैं गौतम बुद्ध का जन्म, मान लेते क्या यार, फिर मान लेते मतलब 563 BC में हुआ, और जो मृत्यु है वो 483 BC में हुई, राइट। आप समझो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, अगर ईसा मसीह के जन्म से इसको रिलेट करना हो तो आप कैसे करोगे। तो सिंपल सी चीज है, जब आप कहोगे कि जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 563 वर्ष रह गए थे, तब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्या कहा मैंने कहा कि जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 563 वर्ष रह गए थे, तब किसका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि जब ईसा मसीह, और दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से 483 वर्ष पहले किसकी मृत्यु हो गई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। समझ में आया। तो इस तरीके से हम इस चीज को रिलेट करेंगे। अगर इधर की बात करूं तो मान लेते हैं कि अकबर है, अकबर का जो जन्म हुआ था वो 1542 AD में हुआ था, और जो मृत्यु थी वो 1605 AD में हुई। तो सिंपल सी चीजें, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम कहेंगे कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यानी कि ईसा मसीह को जन्म लिए हुए जब 1542 वर्ष हो चुके थे, तब अकबर का जन्म हुआ था। और ईसा मसीह को जन्म लिए हुए जब 1605 वर्ष हो गए थे, तब अकबर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। समझ में आया। तो इसीलिए ये जो कैलेंडर है, ये जो वर्ष डिफाइनिंग है, वो हम किसको मानते हैं, किससे शुरू करते हैं, 0 वर्ष। अगर 0 वर्ष से घट रहा है तो वो BC में चला जाता है, और अगर इस 0 वर्ष से बढ़ रहा है तो वो किस में चला जाता है, AD में चला जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें हम बात कर रहे हैं किसकी, इतिहास की, हिस्ट्री की, और वो भी प्राचीन की। तो हम सबसे पहले चलेंगे ऐसे, हम कैसे चलेंगे, क्रम जो हम वर्ष का डिफाइन करेंगे वो इस तरीके से चलेंगे आगे की तरफ। समझ में आया। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम वर्ष डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इन सब की। देखो ये तीनों जो है ये एक अननोन पीरियड के माने जाते हैं। हालांकि इनका डेट है कि 50 लाख, 5 लाख वर्ष पहले, 50,000 वर्ष पहले, लेकिन इस वर्षों को हम अननोन पीरियड मानते हैं। और शुरुआत करते हैं कहाँ से, पूरा पाषाण काल से। अगर मैं बात करूं कि पूरा पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक चला था, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पूरा पाषाण काल है ये अननोन पीरियड से 8000 BC तक रहा। यहां पे लिखूं, यहां पे लिखूं, अननोन पीरियड से 8000 BC तक रहा, या इसी पीरियड को हम क्या कहेंगे, पूरा पाषाण काल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल जो है, ये वाला जो काल है, ये 8000 BC से 4000 BC तक माना जाएगा। जो मध्य पाषाण काल है वो 8000 BC से 4000 BC तक माना जाएगा। बात करें नव पाषाण काल की, तो जो नव पाषाण काल है ये 4000
बीसी से 2500 बीसी तक माना जाएगा। 4000 बीसी से 2500 बीसी माना जाएगा। और उसके बाद आएगा ताम्र युग। पाषाण युग में सबसे पहले ये आया, फिर ये। पूरा पाषाण काल में ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर मध्य पाषाण काल आया, फिर नव पाषाण काल आया, फिर ताम्र युग आया। तो ताम्र युग के अगर डेट डिफाइन करें तो कब से कब तक है, तो यहाँ 2500 पे खत्म होती है, लेकिन ये शुरू हो गई थी 3000 बीसी से। तो 3000 बीसी से 2000 बीसी तक जो रही, ये जो सा युग माना गया वो ताम्र युग ही माना गया। यहाँ पे लिख देता हूँ 3000 बीसी से 2000 बीसी तक जो युग था वो किसका था, ताम्र युग का। समझ में आया आपको? तो मुझे लगता है आपकी ये बात समझ में आ गई। उसके बाद चलते हैं हम अपने आद्य ऐतिहासिक काल पर। इसको पहले समझते हैं कि है क्या। देखो इसकी डेट तो हमने डिफाइन कर दी है ना, ये मैं रफ कर देता हूँ। इसकी डेट तो हमने क्या कर दी है, डिफाइन कर दी है, लेकिन थोड़ा जानते हैं समझते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल की। 2000 पर प्राग ऐतिहासिक काल खत्म होता है, इसका मतलब आदि ऐतिहासिक काल जो है वो इसी काल से शुरू होता है। इनके 3000-2000 के बीच से ही किसी काल से कौन सा काल शुरू होता है, आदि ऐतिहासिक काल शुरू होता है। देखिए आदि ऐतिहासिक काल तब शुरू होता है जब मानव ने लिपि का आविष्कार कर दिया था। देखिए मैंने आपको बताया था कि आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो आदि ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें अवशेष मिले हैं, लेकिन उनको लिखित जानकारी भी मिली है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन मैंने कहा कि लिखित जानकारी मिली है, इसका मतलब उनके पास लिपि थी। तो वही कि ताम्र युग से, यानी कि जिस युग से मानव ने लिपि का आविष्कार कर लिया था, उसी युग से कौन सा युग शुरू हो गया था, आदि ऐतिहासिक काल। समझ में आई ये बात? तो आदि ऐतिहासिक काल क्या हुआ, उसकी शुरुआत हो गई थी जैसे ही मानव ने क्या कर लिया था, लिपि का आविष्कार कर लिया था। दूसरी जानने वाली बात क्या है कि हम आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे क्या। हम आदि ऐतिहासिक काल में तो दो तरह की हम इसमें सभ्यताएं पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले आती है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो कब से कब तक मानी गई है। देखो मैंने यहाँ पर बताया कि 2000 बीसी और 3000 बीसी के बीच में शुरू हुई होगी। तो ये 2500 बीसी से शुरू हुई और 1500 बीसी तक चली, सॉरी 1750 बीसी तक चली थी। कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरी चीज जानने वाली क्या है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले तांबे में टीन को मिलाकर कांस्य धातु का निर्माण किया था या आविष्कार किया था। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले सिंधु घाटी के लोगों ने ही क्या किया था कि जो तांबा था, इस तांबे में टीन को मिलाकर किसका आविष्कार किया था, कांस्य धातु का आविष्कार किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कांस्य का जो आविष्कार है सबसे पहले किस युग में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में हुआ था। अब चूंकि सिंधु घाटी के लोगों ने कांस्य धातु का क्या किया था, आविष्कार किया था, इसलिए हम आदि ऐतिहासिक काल को कांस्य युग भी कहते हैं, ब्रोंज एज भी कहते हैं। समझ में आई ये बात? उसके बाद अब चूंकि जो सिंधु घाटी के लोग थे उन्होंने ही कांस्य युग का क्या किया था, आविष्कार किया था, या कांस्य धातु का आविष्कार किया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है आपकी इतनी बात समझ में आ गई है। इसी में ही हम दूसरी जो पढ़ेंगे, दूसरी सभ्यता जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, वैदिक सभ्यता वो सभ्यता, देखिए सबसे पहले अगर मैं डेट की बात करूं तो वैदिक सभ्यता जो है वो 1500 बीसी से
600 बीसी तक मानी जाती है। कहाँ से कहाँ तक? 1500 बीसी से 600 बीसी तक मानी जाती है। क्यों मानी जाती है जरा सुनिएगा। देखिए यहाँ पर 1750 में एंड हुआ और यहाँ पर 1500 शुरू हुआ, यानी कि जो 250 साल का जो अंतर है ये कैसे आया? ये ऐसे आया कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वहां पर बाढ़ आने की वजह से ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका विनाश कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि एक बाढ़ आई थी वहां पर और वो बाढ़ ने क्या किया था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, उसके बाद 250 साल के बाद भारत में आर्यों का आगमन हुआ। किनका? आर्यों का। और आर्यों ने ही भारत में किसकी शुरुआत की? वैदिक सभ्यता की शुरुआत की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत किसके द्वारा मानी जाती है, तो आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। जानने वाली बात और क्या है कि वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। पहली जो है वो कहते हैं हम ऋग्वैदिक सभ्यता, और दूसरी जो है वो है उत्तर वैदिक सभ्यता। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक सभ्यता। अब इन दोनों सभ्यताओं में अंतर क्या है? तो अंतर ये है, जरा समझिएगा बात को, ठीक है, कि ऋग्वैदिक सभ्यता में जो प्रमुख होते थे उनको राजन कहा जाता था और उत्तर वैदिक सभ्यता में जो प्रमुख हुआ करते थे उनको राजा कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक सभ्यता के लोग जो थे वो पशुपालन में विश्वास रखते थे, कृषि में नहीं। और जो उत्तर वैदिक सभ्यता के लोग थे वो कृषि करते थे, यानी कि उनका जो व्यवसाय था वो कृषि था और इनका व्यवसाय पशुपालन था। दूसरी बात, ऋग्वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे के ज्ञान से अपरिचित थे, यानी कि उनको लोहे के ज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता था। और जब बात करें हम उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक सभ्यता की, तो इस सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे के ज्ञान से परिचित थे, क्योंकि इसका हमें साक्ष्य भी मिला है। लगभग 1000 वर्ष यानी कि 1500 से 600 बीसी के बीच 1000 बीसी आएगा। तो 1000 बीसी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के, जो एटा जिला है वहां पर एक अंतरजी खेड़ा नाम की एक जगह है, वहां पर सबसे पहले लोहे के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि उत्तर वैदिक सभ्यता में ही सबसे पहले, या उत्तर वैदिक सभ्यता के लोगों को ही सबसे पहले क्या था, लोहे के ज्ञान से वो परिचित थे। ठीक है, अब चूंकि उत्तर वैदिक सभ्यता के लोग लोहे के ज्ञान से परिचित थे, लेकिन लोहे के ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करना है, उसको यूज कैसे करना है, उसको नहीं पता था। ठीक है, अब चूंकि जिस समय उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हुआ या लोहे का ज्ञान से परिचित हुए, लेकिन उसको कैसे यूज करना ये नहीं पता था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि इसका यूज कैसे करना है, तभी से हमारा एक नया काल शुरू हो जाता है जिसका नाम है ऐतिहासिक काल। यानी कि वो काल जिसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी वो थी लोहे की उपलब्धि, यानी कि लोहे का आविष्कार या लोहे को कैसे इस्तेमाल करना है उसका आविष्कार। तो याद रखना कि उत्तर वैदिक काल यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में या कांस्य युग का अंत कहाँ होता है, उत्तर वैदिक सभ्यता में होता है, जब वहां के मानव को या वहां के जो लोग थे उनको लोहे का ज्ञान होने लगता है। तो जैसे ही लोहे का ज्ञान हुआ तभी से कौन सा काल शुरू हो गया, ऐतिहासिक काल शुरू हो गया। तो ये खत्म कहां पर हुआ, 600 बीसी पर। तो ये 600 बीसी से शुरू होगा, जो ऐतिहासिक काल है वो 600 बीसी से शुरू होगा, यानी कि चलेगा 600 बीसी से 712 एडी तक। 600 बीसी से 712 एडी तक। देखिए यहां पर बीसी है और यहां पर एडी है, तो समझने वाली बात क्या है, मैंने आपको लाइन में बताया था कि ये 0 वर्ष वो है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो 100 भी रहे होंगे, कभी 500 भी रहे होंगे, तो यहाँ पर 600 वर्ष भी रहे, इनके 600 बीसी भी रही होगी। तो इसे 600 बीसी को पूरा क्रॉस करके ईसा मसीह के जन्म के बाद तक हम कहाँ चले गए, 712 एडी तक चले गए। ठीक है, यानी कि जिसमें ईसा मसीह का जन्म भी हुआ और वो क्या है, भगवान भी बने, और जो और चीजें हुई वो सब इसी काल में हुई। जितने भी आंदोलन वगैरह, धार्मिक आंदोलन जो हुए, जिनसे धर्मों की स्थापना हुई, जिनमें वंशों की स्थापना हुई, वो सब इसी काल में हुए। यानी कि 600 बीसी से 712 एडी में काफी चीजें हुई हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, या जो चीजें हमें पढ़नी है। अब जरा समझिएगा, बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐतिहासिक काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी लोहे का ज्ञान।
लोहे का ज्ञान या लोहे का आविष्कार। हाँ, आविष्कार लिख लेते हैं क्योंकि जब यूज किया बस जब से ही समझ लो कि आविष्कार शुरू हो गया। लोहे का आविष्कार। अब चूंकि ऐतिहासिक काल में ही सबसे पहले लोहे का आविष्कार हुआ था या लोग लोहे से परिचित हुए थे, तो उसी काल को हम लोह युग भी कहते हैं। तो इसको हम लोह युग भी कहते हैं, यानी कि आयरन एज भी इसको कहा जाता है। आयरन एज भी इसको क्या कहा जाता है? कहा जाता है किसको? ऐतिहासिक काल को। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि लोह युग कौन सा युग है, तो वो युग ऐतिहासिक काल है। या ऐतिहासिक काल में कौन सा, ऐतिहासिक काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो लोह युग के नाम से इसको जाना जाता है। आपको ऐसे दे सकता है ऑप्शन में ताम्र युग, पाषाण युग, कांस्य युग या लोह युग, तो आपको लगाना है लोह युग। ठीक है। अब लोहे के ज्ञान से क्या थे? परिचित थे। तो समझने वाली बात क्या है, चूंकि जो ऐतिहासिक काल के लोग थे वो किससे परिचित हो गए थे? लोहे के ज्ञान से परिचित हो चुके थे। तो ये जो कृषि करते थे, यानी कि कृषि में पहले यूज होते थे लकड़ी के बने हथियार या औजार, लेकिन जैसे ही ये ज्ञान के या लोहे के ज्ञान से परिचित हुए तो इन्होंने जो हथियार या औजार बनाने शुरू किए वो लोहे के बनाने शुरू किए। इनके खेती में जो औजार इस्तेमाल होते थे वो किसके होने लगे? लोहे से बने, जो लोहे के बने होते थे उनका इस्तेमाल होने लगा। जैसे कि हल पहले लकड़ी का हुआ करता था, अब किसका हो गया? लोहे का हो गया। अब फायदा क्या हुआ कि लोहे के हल क्या करते थे? खेत को बहुत गहराई तक जोत देते थे, जिसके कारण फसलों की जो उत्पादकता है, इनके उत्पादन बढ़ जाती थी और पैसों की भी बहुत ज्यादा क्या होती थी? इनके धन की भी बहुत ज्यादा प्राप्ति होने लगी थी। समझ में आया? तो उसी युग को हम क्या कहते हैं? लोह युग कहा जाता है। ये बात आपकी समझ में आई। दूसरा बात मैं आपको बता देता हूं कि जहां तक, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल तक जहां हम ग्रामीण जीवन जी रहे थे, जैसे ही हम ऐतिहासिक काल में प्रवेश करते हैं तो हम एक शहरी जीवन जीना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये सारा जीवन जो है वो एक ग्रामीण जीवन माना जाता है, और ये जो ऐतिहासिक काल है इसके बाद का जो काल है वो एक तरीके से शहरी काल माना जाता है, यानी कि शहरीकरण कहा जाता है। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर लोहे का आविष्कार हुआ और इसी काल में काफी सारे धार्मिक आंदोलन भी हुए, इसी काल में कई सारे क्या हुए? धार्मिक आंदोलन भी हुए, रिलीजियस मूवमेंट भी हुआ, कई सारे रिलीजियस मूवमेंट भी हुए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, रिलीजियस मूवमेंट भी हुए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जैसे कि बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म बना, बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म भी बना। सबसे पहले जैन धर्म बना था, तो सबसे पहले हम जैन धर्म लिख लेते हैं। जैन धर्म बना, जैनिज्म, बौद्ध धर्म, एक वैष्णव धर्म था, और वैष्णव धर्म को ही भागवत धर्म भी कहते हैं, ये याद रखना। इसी को ही हम भागवत धर्म भी कहते हैं। थोड़ा इधर लिख देता हूं, इसी को ही हम भागवत धर्म भी कहते हैं। और इसके अलावा एक शैव धर्म था, उसकी भी स्थापना हुई। साथ में एक था शाक्य धर्म, शाकत धर्म, उसकी भी स्थापना हुई। ठीक है। तो ये कुछ धर्म थे, इनके कुछ धार्मिक आंदोलन थे जिनके जरिए कुछ धर्मों की स्थापना हुई थी। उसके बाद यही नहीं, कुछ वंशों का भी क्या हुआ था? यहाँ पर उदय हुआ था। कुछ वंशों का भी क्या हुआ था? उदय हुआ था। जैसे कि मैं बात करूं मगध की, किसके? मगध की। मगध काल की या मगध वंश की बात करूं, मगध काल ही लिख लेते हैं। अब मगध काल की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ वंश पैदा हुए, जैसे कि हर्यक वंश, इसमें हम पढ़ेंगे हर्यक वंश पढ़ेंगे। एक शिशुनाग वंश था, वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम एक नंद वंश पढ़ेंगे। ये सब किस में पढ़ेंगे? हम मगध काल में ही पढ़ेंगे। उसके बाद जब ये तीनों वंश खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य वंश।
उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य वंश, उसके बाद पढ़ेंगे हम संगम वंश या संगम काल, उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त काल और फिर गुप्तोत्तर काल। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे किसमें? ऐतिहासिक काल में, इनके हिस्टोरिक पीरियड में। तो ये जो सारा मैंने अभी आपको बताया है, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे किसमें? प्राचीन इतिहास में, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमें ये सब कवर करना है। ठीक है, तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये सारा जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री, यानी प्राचीन इतिहास का सिलेबस भी है, जो कि चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका पीसीएस का हो, चाहे आपका अदर लोअर एग्जाम हो, सब एग्जाम के लिए इसी में से ही आएगा। ठीक है, तो ये हुआ प्राचीन इतिहास का ओवरव्यू। उसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए, मैंने कहा कि 600 बीसी से 712 एडी तक क्या चला था? हमारा ऐतिहासिक काल चला था। और ऐतिहासिक काल अब जब चला है तो अब इसके बारे में एक चीज आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो प्राचीन इतिहास है, इस इतिहास को हम हिंदू शासन कहते हैं। इस इतिहास को हम क्या कहते हैं? हिंदू शासन कहते हैं। यानी कि प्राचीन इतिहास का ये जो शासन है, इस शासन को हिंदू शासन कहा जाता है, यानी कि हिंदू रूलर कहा जाता है। हिंदू रूलर क्यों कहा जाता है? तो जरा समझिए। देखो, यहाँ पर हिंदू शब्द से संबंध हमारा हिंदू धर्म से नहीं है। हिंदू धर्म तो सनातन धर्म है। यहाँ पर हिंदू एक नाम से संबंधित है, एक गलत शब्द का उच्चारण से संबंधित है। वो कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल अरब के एक जाति हुआ करती थी जिसका नाम था पर्शियन ईरानी। ये ईरानी लोग फारसी भाषा बोलते थे और फारसी भाषा में स का उच्चारण नहीं होता था। तो हुआ क्या कि जब ये पर्शियंस क्या हुए, या फिर पर्शियन जो है वो भारत में आए, लेकिन भारत में आने का जो मार्ग था वो ऐसा तो नहीं था कि कहीं से भी आ जाओ। भारत में आने का केवल एक ही मार्ग था। अगर हम बात करें गुजरात से दक्षिण की ओर आप चलोगे तो आपको अरब सागर मिलता है, आपको हिंद महासागर मिलता है, आपको बंगाल की खाड़ी मिलती है। तो यहाँ से तो आ नहीं सकते। बात करें हम उत्तर की, तो उत्तर में हिमालय है जो बाहरी आक्रमणों से हमारी क्या करता है? सुरक्षा करता है। साथ में भूगोलिकल यानी कि ज्योग्राफिकल भी हमारी क्या करता है? सुरक्षा करता है, क्योंकि उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं हिमालय क्या कर लेता है? रोक लेता है। अगर ये ठंडी हवाएं भारत में आ जाए तो भारत में बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में रेगिस्तान है जहां से आना असंभव है। तो आने का मार्ग केवल एक ही है, वो है पंजाब का सिंध, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो ये जो पर्शियंस लोग थे, इन पर्शियंस लोगों को पता चला तो इसी समय, या कि पाकिस्तान में हमारी एक पवित्र नदी है जो कि सिंधु बहती है वहां पर। ठीक है, तो ईरानियों ने ही, यानी कि इन पर्शियंस ने ही क्या कहा था कि इंदु नदी के किनारे एक देश बसा है जिसका नाम रखा था हिंदुस्तान। यानी कि पर्शियंस लोग, यानी कि ईरानी लोग हमारे भारत को हिंदुस्तान के नाम से क्या कर दिया था? सुशोभित कर दिया था। बाद में यही नाम मॉडिफाई होकर हिंदुस्तान बना। समझ में आया? तो ये था कारण हिंदू शासन का। तो प्राचीन इतिहास में हम कह सकते हैं कि जो शासन रहा वो हिंदू शासन रहा। और बात आते हैं आप किस पर? मध्यकालीन इतिहास पर। तो मध्यकालीन इतिहास को हम पूर्ण रूप से मुस्लिम शासन कहते हैं। मुस्लिम शासन की शुरुआत कैसे हुई, ये सब चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसका एक बार ओवरव्यू ले लीजिए या फिर इसको समझ लीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको रफ कर देता हूँ मैं। बात करते हैं मध्यकालीन की। इसको रख लेता हूं क्योंकि इसमें आपको एक पॉइंट बताना है। ठीक है, मध्यकालीन, तो मैंने आपको बताया था कि एंड कहां हुआ था? 600 से 712 एडी। तो ये 712 से शुरू हो जाएगा। 712 एडी से मध्यकालीन भारत चलेगा, मध्यकालीन इतिहास 1717 एडी तक। कहां से कहां तक चलेगा? 1707 एडी तक। मैंने आपको बताया कि मध्यकालीन इतिहास पर जो है वो मुस्लिम शासन सर्वाधिक रहा, या मुस्लिम शासन ही रहा। कैसे रहा? सबसे पहले इसको समझते हैं, जरा समझिएगा। देखिए, दरअसल बात है 7वीं सदी की। इनकी अगर मैं बात करूं तो ये बात है 7वीं सदी की। 7वीं सदी में अरब में, कहां पर? अरब में
एक महापुरुष का जन्म हुआ जिसका नाम था, मैं ऐसे लिख देता हूं, 7वीं सदी अरब में एक महापुरुष का जन्म हुआ जिसका नाम था मोहम्मद साहब पैगंबर भी इनको कहते हैं, जो कि अल्लाह के क्या है, मैसेंजर कहे जाते हैं। अब समझने वाली बात क्या है कि 7वीं सदी में अरब में मोहम्मद साहब पैगंबर ने ही एक धर्म की स्थापना की थी, जो सा था मुस्लिम धर्म। किस धर्म की स्थापना की थी? मुस्लिम धर्म की क्या की थी? स्थापना इन्होंने ही की थी। किन्होंने? मोहम्मद पैगंबर ने या मोहम्मद साहब पैगंबर ने। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है कि जब मोहम्मद साहब पैगंबर की मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु के बाद सऊदी अरब में जो मुस्लिम शासक थे, उन मुस्लिम शासक ने तय किया कि हमें अपने इस मुस्लिम धर्म को सभी जगह क्या करना चाहिए? फैलाना चाहिए। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? इस मुस्लिम धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने की शुरुआत की, या सभी देशों में इसकी शुरुआत की, जिसमें से भारत भी एक था। तो भारत में सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो भारत पर जो सबसे पहला आक्रमण किया था वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही मोहम्मद बिन कासिम है जिसने भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। कौन सा कर लगाया था? जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या होता है? या फिर हम कह सकते हैं कि ये वही मोहम्मद बिन कासिम है जिसने हिंदुस्तानियों पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर वो कर होता है जो गैर मुसलमानों या काफिरों को देना होता है। काफिर कौन होते हैं? जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखते थे। तो ये बेसिक सी बात है कि जजिया कर उन्हें भी देना पड़ेगा। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले क्या किया था? भारत में जजिया कर लगाया था। तो तुर्क यानी कि सऊदी अरब के तुर्क की तरफ से ये पहला था जो एक मुस्लिम था जो भारत में मुस्लिम धर्म को फैलाने के उद्देश्य से आया था। ठीक है, उसके बाद बात करें तो भारत में दो तुर्की आक्रमण और हुए, जिसमें से पहला क्या? महमूद गजनवी ने, और दूसरा क्या? मोहम्मद गौरी ने। अगर महमूद गजनवी की बात करूं, मैंने कहा कि 712 या इसी समय में, इनके 712 एडी के समय मोहम्मद बिन कासिम आया था, 714 तक रहा था। उसके बाद दो तुर्क आक्रमण और हुए थे, जिसमें से एक था महमूद गजनवी और दूसरा जो था वो था मोहम्मद गौरी। तो सबसे पहले जो महमूद गजनवी, जिसने सबसे पहले भारत पर, या सेकंड टाइम यानी कि दूसरा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने क्या किया था? तुर्की आक्रमण किया था भारत पर, यानी कि भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी। तो महमूद गजनवी क्या था? दूसरा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। दरअसल इस महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार क्या किया था? आक्रमण किया था। और ये नहीं, हमारे भारत के कई जिले या कई नगर ऐसे थे जिनको इसने ध्वस्त भी किया था, जैसे मथुरा हो गया, कन्नौज हो गया, सोमनाथ हो गया। और यही नहीं, चूंकि महमूद गजनवी जो है वो 11वीं सदी में भारत आया था। ये 11वीं सदी में लगभग 1025 एडी में इसने गुजरात के काठियावाड़ में सोमनाथ मंदिर को भी ध्वस्त किया था। ये वही महमूद गजनवी है। ठीक है, उसके बाद कौन आया था? मोहम्मद गौरी आया था। और मोहम्मद गौरी जिस वक्त भारत आया उस वक्त उत्तर भारत में चौहान वंश का शासन था, और चौहान वंश का एक सबसे महान शासक रहा है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कई सारे युद्ध हुए, जिसमें से दो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माने जाते हैं, जिसमें पहला है तराइन का पहला युद्ध, जो कि हुआ था 1191 एडी में। तो 1191 एडी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का पहला युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसको फिर से जीवित छोड़ दिया। उसके अगले ही साल तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, यानी कि 1192 में
तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जो किसके मध्य हुआ, सेम यानी कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और वहीं से ही मुस्लिम शासन की भारत में क्या रख दी, नींव रख दी। तो हम कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को क्या किया, पराजित किया, उसकी हत्या की, तो वहीं से ही मुस्लिम शासन यानी कि मुस्लिम रूलर की क्या होगी, स्थापना होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में मुस्लिम रूल माना जाता है, इनके मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई, मुस्लिम रूलर। तो मुझे लगता है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जैसे ही 1200 ये बात है लगभग, तो उसके बाद जैसे ही मोहम्मद गोरी ने क्या किया, भारत में मुस्लिम शासन की क्या कर दी थी, नींव रख दी थी, इनकी स्थापना कर दी थी। उसके बाद लगभग 1206 में, बात है लगभग 1206 में, उसके बाद बात है लगभग 1206 की। 1206 में क्या हुआ कि जो जाट थे या खोकर थे, उसको खोकर एक तरह के जाति होती थी, खोकर और जाट, इनके आक्रमण में क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी मारा गया था। चूंकि इसका कोई बेटा या कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो इसलिए इसके एक गुलाम जो कि इसका दामाद भी था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको उत्तराधिकारी बना दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि गद्दी पर कौन बैठा 1206 में, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1206 से ही लगभग 1526 ईस्वी तक भारत में 5 वंशों ने शासन किया, या भारत में 5 इन्हीं मुस्लिम वंशों ने क्या किया था, शासन किया था। चलो बात करते हैं सबसे पहले की, यानी कि फर्स्ट वन की। सबसे पहला जो था वो यही था, यानी कि 1206 में, 1206 से सबसे पहले लिखते हैं गुलाम वंश। सबसे पहले कौन सा वंश की स्थापना हुई थी, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। दूसरा खिलजी वंश, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया, खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश, तुगलक वंश। चौथा सैयद वंश, और पांचवा हम बात करते हैं लोधी वंश की। जो तुगलक वंश है वो 1206 से 1290 तक चला। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 तक चला था। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से 1414 तक चला, सबसे ज्यादा यही वंश चला था। उसके बाद 1414 से 1451 तक सैयद वंश चला, और 1451 से 1526 तक लोधी वंश चला। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। सैयद वंश की स्थापना खिज खान ने की थी, और बहलोल, और जो लोधी वंश है उसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। यानी कि हम कहेंगे कि गुलाम वंश में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ेंगे, इल्तुतमिश पढ़ेंगे, रजिया सुल्तान पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा खिलजी वंश में हम क्या पढ़ेंगे, जलालुद्दीन खिलजी पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे, फिरोज शाह खिलजी पढ़ेंगे। उसके बाद तुगलक वंश में हम पढ़ेंगे गियासुद्दीन तुगलक पढ़ेंगे, और जी आपका मोहम्मद शाह तुगलक पढ़ेंगे। उसके बाद सैयद वंश में हम खिज खां पढ़ेंगे, और आराम शाह भी, मोहम्मद शाह भी, ये सब पढ़ेंगे। लोधी वंश में हम बहलोल लोधी पढ़ेंगे, सिकंदर लोधी पढ़ेंगे, और तीसरा इब्राहिम लोधी पढ़ेंगे। और दोस्तों जब बात आएगी, जब बात 1526 में शासन कर रहा, 1526 में जो शासन कर रहा होगा वो कर रहा होगा लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक, जिसका नाम है इब्राहिम लोधी, जिसका नाम क्या है, इब्राहिम लोधी। और इसी समय भारत में एक और मुस्लिम आएगा, या एक और तुर्की व्यक्ति आएगा, तुर्की मुस्लिम व्यक्ति आएगा, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेते हैं तो याद रखना, ठीक है। तो 1526 में ही इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। इन दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, जैसे हम नाम देते हैं पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या पहला युद्ध। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 1526 में जब इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था, जब वो शासन कर रहा होगा, तब भारत में एक और मुस्लिम आएगा, एक और
तुर्क से एक और व्यक्ति आएगा जिसका नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो जैसे ये भारत में आएगा तो सबसे पहले 1526 में ही किसके साथ युद्ध करेगा, इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करेगा और उसको पराजित कर क्या करेगा, मुगल वंश की नींव रख देगा और उस युद्ध को नाम दिया जाएगा पानीपत का पहला युद्ध। तो यहीं से ही किसकी नींव पड़ जाती है, तो सिंपल सी चीज है कि बाबर यहीं से ही किसकी नींव रख देता है, मुगल वंश की नींव रख देता है। तो यहीं से ही शुरू होता है कौन सा वंश, मुगल वंश। दूसरी बात जानने वाली क्या है कि इन 5 वंशों के, ये जो 5 वंश हुए हैं, इन 5 वंशों के शासनकाल को ही क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत। मध्यकालीन भारत में जो आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो, उस दिल्ली सल्तनत में इन्हीं 5 वंशों का शासन पढ़ते हो। ठीक है, तो जैसे ही बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर देगा तो उसके बाद ही वो किसकी नींव रख देगा, यहाँ पर मुगल वंश की नींव रख देगा। और मुगल वंश में कौन कौन होगा तो उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम मुगल वंश में पढ़ेंगे बाबर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबर। अब चूंकि 1526 में बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को हराया था, तो इसका जो शासनकाल होगा वो 1526 से 1530 तक होगा। उसके बाद सेकंड जो आएगा वो इसी का ही पुत्र होगा, हुमायूं। हुमायूं का जो शासनकाल है वो 1530 से 1540, और इसके बाद मैं नीचे लिख देता हूं, हुमायूं का जो शासनकाल है वो 1530 से 1540 और इसके बाद 1555 से 1556 तक माना जाएगा। अब रही बात कि ये बीच का काल कहां पर गया, तो ये बीच का काल यानी कि 1540 से 1550 एडी के बीच का ही काल हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी का काल। इसी काल में हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी जो कि सूरवंश का था। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे अकबर जो कि हुमायूं का पुत्र था। कब से कब तक पढ़ेंगे, 1556 से 1605 तक, जब तक इसकी मृत्यु नहीं होती तब तक हम अकबर पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ हम पढ़ेंगे जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र था। 1605 से 1627 तक हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिफ्थ आएगा शाहजहां जो कि जहांगीर का पुत्र था, ये हम पढ़ेंगे 1627 से 1658 तक। उसके बाद सिक्स पढ़ेंगे हम औरंगजेब और ये पढ़ेंगे हम 1658 से 1707 तक। जी हाँ दोस्तों, 1707 यानी कि जहां पर मध्यकालीन इतिहास का क्या होगा, अंत होगा, वहीं तक ही हम पढ़ेंगे। कौन सा काल, कौन सा, औरंगजेब। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही हम क्या पढ़ने लगेंगे, आधुनिक भारत की शुरुआत कर देंगे। तो सबसे पहले जानने वाली बात क्या है, तो ये था किसका सिलेबस, मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस, यानी कि आपको मेडिवल हिस्ट्री में जो जो पढ़ना है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे, ज्यादा दिन का नहीं होगा, हो जाएगा कवर, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इन वंशों को पढ़ने के बाद, इन मुगल वंशों को पढ़ने के बाद हम जाएंगे किस पर, आधुनिक भारत में। तो याद रखना कि आधुनिक भारत की शुरुआत तब होगी जब मुगल वंश का जो शासक है औरंगजेब, उसकी 1707 में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तभी से हम पढ़ेंगे किसकी, या किसकी नींव शुरू हो जाएगी, आधुनिक इतिहास की नींव शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जानने वाली बात क्या है, दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही औरंगजेब मरेगा, तो औरंगजेब जो मरेगा, ऐसा नहीं है कि मुगल वंश का अंतिम शासक औरंगजेब है, नहीं, 17 मुगल वंश हुए हैं, जिसमें से लास्ट था बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि 1857 तक जीवित रहेगा। ठीक है, और वो डिस्कस करेंगे हम किसमें, आधुनिक इतिहास में। तो बस ये बात आप याद रखना कि मध्यकालीन इतिहास हम कहाँ छोड़ते हैं, औरंगजेब जब मरा इनके 1707 में, हम इसको यहीं पर ही समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे किस पर, आधुनिक इतिहास पर। तो चलिए चलते हैं। तो आधुनिक इतिहास की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो आधुनिक इतिहास का जो काल है वो 1707 से ही शुरू होगा।
यानी कि 1707 AD से हम पढ़ेंगे 1857 और 1857 AD से हम पढ़ेंगे 1947 AD तक। सिंपल सी चीज है, 1 मिनट इसको रफ करो। एक प्रॉपर वर्ष लिख देता हूं कि 1707 AD से 1947 AD तक हम क्या पढ़ेंगे? आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। अब दूसरी बात, आधुनिक इतिहास जो है, यानी कि ये जो भाषा है, ये जो मैंने सन लिखा है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 2 पार्ट में डिवाइड कर, एक तो होगा 1707 AD से 1857 AD का समय, और दूसरा होगा 1857 AD से 1947 का समय, यानी कि ये। इसको हम 2 डेट में डिवाइड कर देते हैं। अब 2 डेट में डिवाइड करने से समझो जरा, देखो 1707 में जैसे ही औरंगजेब मरेगा, औरंगजेब यानी कि मुगल वंश का क्या होगा? अंतिम, यानी कि मुगल वंश का क्या हो जाएगा? खात्मा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहीं से ही, यानी कि इसी एज में 1707 की एज में ही क्या होगा? मुगल वंश का अंत होगा, मुगल वंश का अंत होगा, और भारत में यूरोपीय व ब्रिटिश, यूरोपीय व ब्रिटिश का उदय होगा। यूरोपीय व ब्रिटिश का क्या होगा? उदय होगा। कब? जैसे ही औरंगजेब मरेगा। और उसके बाद यहीं पर ही, यानी कि 1707 में ही, जब 1757 में होगा प्लासी का युद्ध, 1757 में जब होगा प्लासी का युद्ध, जो किस किस के बीच होगा? अंग्रेज व सिराजुद्दौला के बीच होगा। अंग्रेज व सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध होगा 1757 में। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। और इसमें अंग्रेज क्या होंगे? विजयी होंगे। और वहीं से ही क्या होगा? ये अंग्रेज क्या करेंगे? भारत का शोषण शुरू करेंगे। यानी कि 1757 से 1857 का ये जो समय होगा, 1757 से 1857 का, यानी कि इन 100 वर्षों का ये जो समय होगा, इन 100 वर्षों में जो अंग्रेज है वो भारत का क्या करेंगे? शोषण शुरू कर देंगे, शोषण शुरू करेंगे। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक। तो 100 वर्ष तो ये कवर हो जाएंगे। हम कहते हैं ना कि लगभग अंग्रेजों ने हमारे भारत पर 200 वर्षों तक राज किया, तो 100 वर्ष तो ये हो गए। 1757 से जैसे ही प्लासी के युद्ध में अंग्रेज विजयी होंगे तो भारत का शोषण शुरू करेंगे। कब तक? 1857 तक। और 1857 में ही आप जानते होंगे एक फेमस क्रांति होती है, एक संग्राम होता है जिसे हम कहते हैं, या जिसे हम नाम देते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसके होने का कारण केवल एक ही है, वो है चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करना। चूंकि ये जो चर्बी वाले कारतूस है इसको मुंह से फाड़ना पड़ता था, और चूंकि हमें पता था कि चर्बी वाले कारतूस जो है वो गाय व सूअर की चमड़ी के बने हुए हैं, तो चूंकि इसको मुंह से फाड़ना पड़ता था तो हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी जो थी हराम थी, और मुसलमानों के लिए जो थी वो सूअर की चर्बी नापाक थी। तो युद्ध होना ही होना था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो सबसे पहले युद्ध किया वो किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। किसने किया था? मंगल पांडे ने। सबसे पहले मृत्यु भी इन्हीं की हुई थी। साथ में 1857 की क्रांति को क्या करेंगे? अंग्रेज इजीली नियंत्रित कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि ये जो आंदोलन हुआ था ये एकजुट होकर नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग जगह पर हुआ था, इसलिए इजीली इसको क्या कर लिया जाएगा? दबा लिया जाएगा। और यही नहीं, दिल्ली पर, यानी कि जो मेरठ के लोग हैं, मेरठ से शुरू हुआ था ये, तो मेरठ के लोग जो है वो बहादुर शाह जफर को दिल्ली का क्या बना देंगे? शासक बना देंगे, या दिल्ली का, यानी कि उसको दिल्ली का नेतृत्व सौंप देंगे। और इसी दिल्ली के नेतृत्व पे जब अंग्रेज हमला करेंगे तो बहादुर शाह जफर को क्या कर लेंगे? अपना गुलाम बना लेंगे, उसको पराजित कर। यानी कि इस जो ये क्रांति हुई थी, इस क्रांति को नियंत्रित कर बहादुर शाह जफर को गुलाम बना लेंगे, जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक था।
और उसकी उसी गुलाम रहते रहते उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये था 1857 तक, मतलब इनका जो कर्म था, यानी कि 1857 की क्रांति किस तरीके से हुई, क्यों हुई, ये तो हम तभी पढ़ेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू के लिए यही होगा। ठीक है, उसके बाद महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी होगा, जिसमें भारत का सबसे पहला वायसराय चुना जाएगा, जो कि होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये पार्ट पढ़ेंगे हम कब से, 1707 से 1857 तक। और यही नहीं, कुछ आंदोलन भी होंगे इसी समय, कुछ आंदोलन भी होंगे, जैसे मैं कहूँ आपको नागरिक आंदोलन होंगे, इसी समय नागरिक आंदोलन भी होंगे, साथ में किसान आंदोलन भी होंगे, किसान आंदोलन भी होंगे, जनजाति आंदोलन भी होंगे, जनजाति आंदोलन। कई तरह के ऐसे आंदोलन हम इसी काल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलते हैं किस पर, 1857 से 1947 के बीच। अब चूंकि 1857 की क्रांति में क्या हो गया था, नींव डल गई थी किसकी, स्वतंत्रता की। तो 1857 से 1947 का ये जो समय है, इसको हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काल कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काल कहते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या कहा जाता है, इसको काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफी नई चीजों का क्या होता है, उदय होता है। जैसे कि भारत में अखबार इसी समय शुरू होगा, जो अखबार प्रणाली है वो इसी समय शुरू होगी, डाक सेवा इसी समय शुरू होगी, या हम कह सकते हैं रेल सेवा इसी समय शुरू होगी। तो वो इसी काल में क्या होगी, भारत में शुरू होगी। आदि लिख देता हूं। और यही नहीं, इतना ही नहीं, 1885 में कांग्रेस की स्थापना भी होगी, कांग्रेस की स्थापना पढ़ेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन भी पढ़ेंगे, इसी समय बंगाल विभाजन पढ़ेंगे। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होगी, ये सब भी पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे हम किसमें, 1857 से 1947 के पीरियड में। और इतिहास यही खत्म नहीं होता, इतिहास यही खत्म नहीं होता। 1947 से 1964 तक इतिहास खत्म होगा, 1964 पर इतिहास खत्म होगा, यानी कि जब हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की, या जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु नहीं होती। और इसी काल को, यानी कि 1947 से 1964 के इसी काल को हम समकालीन इतिहास कहते हैं, इसी को ही हम समकालीन इतिहास कहते हैं। ठीक है, जिसमें आप संविधान भी पढ़ोगे, यानी कि संविधान की शुरुआत इसी काल से होगी। ठीक है, संविधान में जितने भी आर्टिकल्स आप पढ़ोगे, पार्ट पढ़ोगे, वो सब इसी के अंतर्गत पढ़ोगे, यानी कि वो सब इसी के अंतर्गत चलेगा इस समकालीन भारत में। तो सिंपल सी चीज क्या है कि हमें जो पढ़ना है, यानी कि हमें जो इतिहास पढ़ना है, भारतीय इतिहास, वो एक अननोन पीरियड से कहां तक पढ़ना है, 1964 तक पढ़ना है। यही होगा भारतीय इतिहास। ठीक है, ये सारे अब जितने भी मैंने इसमें बातें की हैं, वो कोई जीवित नहीं है, सब मर चुके हैं। तो इसका किसी भी जीवित चीज से संबंध नहीं है, कहते हैं नाटकों में। ठीक है, तो ये था हमारा, ये सब चीजें जो मैंने आपको प्राचीन में बताया, जो मैंने मध्य में पढ़ाया, जो मैंने आधुनिक में पढ़ाया, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे किसमें, भारतीय इतिहास में। अब अगर किसी को ये पूरी हिस्ट्री पढ़नी हो तो कमेंट कर देना भाई, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं किया तो सिंपल सी चीज है, मैं इसको ओवरव्यू की क्लास तक ही छोड़ दूंगा। ठीक है, क्योंकि जरूरत मेरी नहीं, जरूरत आपकी है। ठीक है, थोड़ी मेरी भी है, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इतिहास। तो अगर आपको ये ओवरव्यू की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज यार इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया है ना, प्लीज कर दो यार। इसके अलावा मैं कुछ और कर भी नहीं सकता। और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए आज अपनी इस वीडियो को यहीं विराम देते हुए मैं चलता हूँ अपने घर। आप चलिए, या आप जो भी सोने वोने जा रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैं तो रात को ही बना रहा हूँ, तो मैं भी चलता हूँ। ठीक है, तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।